बेटी पढ़ाओ अभियान चला, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार ने यहां लागू नहीं होने दिया। महिला सुरक्षा को सशक्त करने के लिए पूरे देश में महिला हेल्पलाइन स्थापित की गई है, लेकिन टीएमसी सरकार इसे लेकर भी गंभीर नहीं है। बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए पूरे देश में 10 करोड़ मुफ्त उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। गरीब परिवार की बहनों को केंद्र सरकार सस्ता सिलेंडर दे रही है। यहां पश्चिम बंगाल में भी इसके लिए 13 लाख एप्लीकेशन आई है, लेकिन इसके लिए हर जिले में जो उज्ज्वला कमेटी बनानी होती है वो तक टीएमसी सरकार नहीं बना रही है। ये चाहते हैं कि केंद्र की योजनाओं का लाभ किसे मिले, ये भी टीएमसी के तोलाबाज। बंगाल में भी इसके लिए 13 लाख एप्लीकेशन आई है, लेकिन इसके लिए हर जिले में जो उज्ज्वला कमेटी बनानी होती है वो तक टीएमसी सरकार नहीं बना रही है। ये चाहते हैं कि केंद्र की योजनाओं का लाभ किसे मिले, ये भी टीएमसी के तोलाबाज ही तय करेंगे। गरीब के घर की योजना को भी ये लोग तोलाबाजों के अधीन देना चाहते हैं। हर घर नल योजना में भी ये लोग तोलाबाजों का दखल चाहते हैं। आप सपने में भी नहीं सोच सकते, लेकिन यहां 25 लाख, ये मेरे बंगाल के नौजवान, ये आंकड़ा याद रखिए और घर घर जाके बताएंगे, घर घर जाके बताएंगे। मनरेगा में 25 लाख फर्जी मनरेगा जॉब कार्ड बनाए गए। जो पैदा नहीं हुआ था उसका कार्ड बना दिया। जो पैसा गांव में गरीब मजदूर को मिलना चाहिए था उसको टीएमसी के तोलाबाजों ने लूट लिया। साथियों, टीएमसी की लगातार कोशिश है कि केंद्र सरकार की योजना पर अपना स्टिकर लगाएं और हर स्कीम को जरा देशवासी भी सुन लें। ये बंगाल की क्या पहचान बन गई है, यहां की टीएमसी ने बंगाल को कैसे बदनाम किया है, टीएमसी में किस प्रकार के कारनामे चल रहे हैं, आपको जानकर के चौंक जाएंगे। ये टीएमसी सरकार हर स्कीम को स्कैम में बदल देती है। स्कीम को स्कैम में बदलने में टीएमसी की मास्टरी है। भाजपा की केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के 6 करोड़ मेरे भाई बहनों को मुफ्त राशन दे रही है। आने वाले 5 वर्ष तक ये योजना चलती रहेगी। ये मोदी की गारंटी है। এটা মোদির গ্যারান্টি, এটা मोदी गारंटी। लेकिन इस योजना पर भी टीएमसी के लोग अपना स्टिकर लगाते हैं। ये लोग गरीबों का राशन लूटने से भी पीछे नहीं रह रहे। साथियों, आने वाले 5 वर्षों में भाजपा सरकार
पूरे देश में निवेश और नौकरी के अनगिनत नए अवसर बनाने वाली है। ये समय पश्चिम बंगाल के लिए भी अभूतपूर्व बदलाव का है, लेकिन इसके लिए आपको शुरुआत इसी लोकसभा चुनाव से करनी होगी। करेंगे, करेंगे, करेंगे। बांग्लार विकास होवे तबे देशार विकास होवे। इसलिए इस बार 42 की 42 सीटों पर कमल खिलना चाहिए और देश में अब की बार जरूर होगा। एक बार एनडीए सरकार 400 पार। भाइयों बहनों, अब टीएमसी का मतलब ही बदल गया है। टीएमसी का मतलब है तू, मैं, करप्शन ही करप्शन। साथियों, आप सब मेरा एक काम करेंगे, पक्का करेंगे, सभी नौजवान करेंगे, पक्का वादा करने वाले हैं। देखिए, गांव-गांव के जाना होगा। अगले 100 दिन तक एक घर जाएंगे, 100 दिन तक लोगों को मिलते रहेंगे, मिलकर को ये बताएंगे, मैं जो कहूंगा वो उनको बताना। मोदी जी आए थे, मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है, कह देंगे, मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे, पक्का पहुंचा देंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं फिर एक बार, जगह कम पड़ने के कारण आपको जो दिक्कत हुई है, संख्या बहुत बड़ी आई है, आप आगे आने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही मुश्किल हो गया आप लोगों को। इसलिए जो आपको दिक्कत हुई है, मैं आपका सेवक हूं, आपके सेवक के नाते मैं फिर एक बार आपकी क्षमा मांगता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कृष्णनगर में देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं और वहां पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। टीएमसी सरकार, उसकी कार्यप्रणाली पर सीधे हमला किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और यह कहा कि केंद्र की योजनाओं को न सिर्फ सरकार यहां बाधित करती है, टीएमसी के लोग बाधित करते हैं, बल्कि अगर उसका लाभ जनता तक होता है तो उसको भी नियंत्रित करने और उसे अपने नाम करने की कोशिश करते हैं। हालांकि लोगों से अपील की है कि बंगाल के विकास के लिए, बंगाल की तरक्की के लिए लोग बीजेपी को मत दे, बीजेपी को अपना समर्थन दें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से टीएमसी को लेकर क्या कहा, यह सुनते हैं। टीएमसी अत्याचार और विश्वासघात का दूसरा नाम बन गई है। टीएमसी के लिए बंगाल का विकास नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद ही प्राथमिकता है। टीएमसी माने विश्वासघात, अत्याचार, टीएमसी माने भ्रष्टाचार, परिवारवाद। टीएमसी बंगाल के लोगों को गरीब बनाए रखना चाहती है, ताकि
उसकी राजनीति चलती रहे, उसका खेल चलता रहे। बेंगलुरु में हुए धमाके से जुड़ी ये बड़ी खबर है। ब्लास्ट के संदिग्ध का वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी कैमरे में उसकी तस्वीर कैद हुई है, उसका वीडियो आया है। टोपी और मास्क पहनकर पहुंचा था संदिग्ध, जो कि सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है। आरोपी के कंधे पर काला बैग भी दिखाई दिया। तो ये देखिए तस्वीरें, ये वही सीसीटीवी फुटेज है जिसमें ये आरोपी दिखा, साफ नजर आ रहा है। सफेद कलर की टोपी पहनी है और हाथ में मोबाइल फोन है, बैग भी है उसके पास, चेहरे पर मास्क लगा रखा है और यहां से वो गुजरता हुआ नजर आ रहा है। तो आरोपी की ये तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सीसीटीवी कैमरे से जो फुटेज मिला है उसमें ये आरोपी साफ दिखाई दे रहा है और यह भी दावा किया जा रहा है कि इसको, यानी इसी व्यक्ति को कैफे में भी देखा गया था। तो यह एक अहम सुराग पुलिस के हाथ लगा है इस धमाके से जुड़ा हुआ। तो रामेश्वरम कैफे के पर धमाके से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। कैफे में धमाका सुनियोजित था। जी हां, सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है और पुलिस ने धमाके में इस्तेमाल टाइमर को जब्त कर लिया है। धमाके में इस्तेमाल नट बोल्ट प्लास्टिक के में पैक्ड मिले हैं और विस्फोटक में वायर, टाइमर, डेटोनेटर लगे हुए थे। यह भी पुलिस के हाथ लगा है और फोरेंसिक जांच के बाद विस्फोटक की जानकारी मिलेगी कि किस तरह के एक्सप्लोसिव का इसमें इस्तेमाल किया गया। और उस बीच एक और अपडेट की एनएसजी की टीम बेंगलुरु धमाके की जांच में जुट गई है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने भी घटनास्थल की जांच की है। बेंगलुरु पुलिस ने भी कैफे के बाहर प्रमाण जुटाए हैं, सबूत जुटाए। तो एक के बाद एक देखिए नए तथ्य सामने आ रहे हैं इस धमाके को लेकर। एक तरफ तो ये कि सीसीटीवी फुटेज में आरोपी साफ नजर आया, दूसरी तरफ इस पूरे मामले में जो धमाके में चीजें इस्तेमाल की गई वो बरामद हो गई हैं और अब बम निरोधक दस्ता घटनास्थल पर इस पूरे मामले की जांच के लिए पहुंच चुका है। तो बेंगलुरु ब्लास्ट की साजिश डिकोड हो रही है और इस पर लगातार जांच चल रही। कुछ अहम तथ्य, कुछ अहम फैक्ट्स जो हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। पहली बात तो यह कि सिर पर सफेद टोपी, मुंह पर मास्क लगाकर आरोपी नजर आया और उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। नंबर 2, दूसरी बात, आरोपी के कंधे पर काले रंग का बैग था। नंबर 3, कैफे से बाहर पैदल चलता हुआ वो दिखाई दे रहा है तस्वीरों में। नंबर 4, कैफे के अंदर रवा इडली का ऑर्डर उसने दिया था। यह बात अब सामने आई है कैफे के स्टाफ के द्वारा बातचीत और छानबीन में। और नंबर 5, 11:30 बजे कैफे में आरोपी ने एंट्री की थी। छठी अहम बात, 11:44 पर बेसिन के पास हाथ धोने के लिए गया था। सातवीं अहम बात, हाथ धोने के दौरान ब्लास्ट को उसने प्लांट किया था, बॉम्ब को उसने प्लांट किया था धमाका करने के लिए। 11:45 पर कैफे से वो बाहर निकलता है। जो आरोपी तस्वीरों में नजर आया वो वहां से बाहर निकल जाता है और 12:56 पर कैफे में जोरदार धमाका होता है। नंबर 10, 10वीं अहम बात, जांच में ब्लास्ट साइट से टाइमर भी मिला है, यानी कि इसको टाइमर के जरिए इस एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। जितेंद्र, इस पूरे ब्लास्ट से जुड़ी कई बड़ी बातें अब सामने आ चुकी हैं, तो किस तरह के मॉड्यूल की बात की जा रही है, किस तरह के ऑपरेटिव्स की बात की जा रही है, कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो सेंट्रल जांच एजेंसियां हैं फिलहाल 3 एंगल पर मामले की तफ्तीश कर रही है, यानी कि 3 जो मॉड्यूल है वो उनके रडार पर है। वो आईएसआई का बल्लारी मॉड्यूल, इसके अलावा लश्कर तैयबा और एक तीसरा मॉड्यूल है पीएफआई, जो लगातार अपनी जड़ें एक बार फिर से मजबूत करने की कोशिश बेंगलुरु के अंदर कर रहा है। तो लिहाजा हर एंगल पर तफ्तीश चल रही है। सीसीटीवी सामने आ चुका है कि उसका खुद सरकार इस बात की पुष्टि कर चुकी है कि आरोपी की पहचान कर ली गई और जल्द उसकी गिरफ्तारी होगी। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार जिस शख्स ने धमाका किया, जो सीसीटीवी में साफ तौर पर काले रंग का बैग ले जाते हुए दिखाई दे रहा है, कि वो किस मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है। तो इन तमाम एंगल्स पर ना सिर्फ एनआईए की टीम बल्कि बेंगलुरु पुलिस भी तथ्य को जुटाने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल, लेकिन अभी जो एक सीसीटीवी फुटेज आया है ये कितना मददगार साबित हो रहा है, क्योंकि वो शख्स जिसने प्लांट किया बॉम्ब को वो इसमें साफ तौर पे नजर आ रहा, हालांकि चेहरा उसका ढका हुआ था, लेकिन इस तरह से जो अक्यूज्ड है उनका फुटेज मिलना जांच एजेंसियों के लिए कितना बड़ा सोर्स साबित होगा इन सभी को पकड़ने में?
जी बिल्कुल, देखिए ये जो ब्लास्ट हुआ है कैफे के अंदर, वो साल 2014 में भी एक ब्लास्ट बेंगलुरु के अंदर हुआ था। ये जो ब्लास्ट था वो दरअसल चर्च स्ट्रीट में हुआ था और ये जो ब्लास्ट का जो तरीका है वो हूबहू उससे मिलता जुलता है। तो ऐसे में उस पैटर्न को भी फॉलो करने की कोशिश की जा रही है। ये जिसकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है कि उसको मिलान करने की कोशिश की जा रही है और जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार वो किस मॉड्यूल से जुड़ा हो सकता है। और लगातार पाकिस्तान की तरफ से भी जो जुनैद है और इसके अलावा सलमान है और साथ ही एक टी नासिर है जो कि बेंगलुरु से ही फरार होकर वहां पहुंचे हैं पाकिस्तान और लगातार ना सिर्फ साउथ इंडिया को बल्कि नॉर्थ इंडिया को भी टारगेट करने की कोशिश वहां से कर रहे थे, टेरर फंडिंग कर रहे थे। तो कहीं ये जो एक्यूज जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है वो उसका उनसे कोई कनेक्शन है या नहीं, उसको लेकर भी तफ्तीश की जा रही है। तो कहा जा सकता है भी किसी आप बने रहिए हमारे साथ। और देखिए बेंगलुरु ब्लास्ट केस की जांच में एनआईए भी जुट गई है। एक अहम जानकारी, एक अहम अपडेट हम आपको बता दें, आतंकी एंगल से इस धमाके की जांच की जा रही है। आईएसआईएस बल्लारी, जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे, जितेंद्र बता रहे थे, आईएसआईएस बल्लारी, पीएफआई और लश्कर मॉड्यूल से तार जुड़े होने की आशंका है। कैफे में कल हुए धमाके में 10 लोग घायल हुए हैं। वहीं रामेश्वरम धमाके में पुलिस ने कई धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। यह भी जानकारी हम आपको दे दें, आईपीसी की धारा 307 और 471 के तहत मामला दर्ज हुआ है। यूएपीए के सेक्शन 16, 18 और 38 के तहत भी केसेस दर्ज किए गए। और इस बीच बेंगलुरु धमाके पर सीएम सिद्धारमैया ने बैठक बुलाई। सीएम आवास पर गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक। गृह मंत्री जी परमेश्वर भी बैठक में होंगे शामिल। धमाके पर अब तक की जांच की जानकारी लेंगे सीएम। ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ನಿಜ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಟೋಪಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ರವೆ ಇಡ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಕಡೆ. ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಟೈಮರ್ ಇಟ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 9 ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ನಮ್ಮ ಡೆಪ್ಟಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಮತ್ತು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ಲು ಕೆಫೆ ಅಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಕ್ಕೆ ಸುಲಭ, ಯಾಕಂದರೆ ಫೋಟೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಳಿಯೋದು, ತಿಂಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಟೋಕನ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಇಡೋದು ಎಲ್ಲ